हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, कुशल होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा शब्द भेद का टॉपिक चल रहा है। और शब्द भेद के अंतर्गत मैंने आपको इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको उसके भेद करा दिए थे। तो उसके अंतर्गत क्या है, एक बार मैं बोल देती हूँ, बता देती हूँ आपको। तत्सम तद्भव थे और देशज विदेशज थे। ठीक है, अगला जो हमारा वो है पॉइंट, वो है हमारा कि रचना या बनावट के आधार पर। तो उसके अंतर्गत 3 भेद आते हैं शब्द के। ठीक है, रचना या बनावट के अंतर्गत। तो चलो पढ़ते हैं। जो पहला भेद है हमारा वो है रूढ़। रूढ़, दूसरा भेद है हमारा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें। सार्थक का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, सही अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, जिनका कोई सही अर्थ ना निकले या कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई मीनिंग ना हो, अर्थात अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, यानी कि और अन्य शब्दों के मेल से वो ना बने हो। शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों या ध्वनियों के समूह को ही तो कहते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ निकलता हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि शब्दों के मेल से ना बना हो। ठीक है, तो चलो जैसे इसका एग्जाम्पल है चावल। अगर हम चावल का विखंडन करेंगे, चा प्लस में वल, देखो ना तो वल का मीनिंग होता है ना चा का मीनिंग होता है। ठीक है, अगर हम चाव भी कर देंगे, चाव प्लस में ल, तो इसका मीनिंग भी नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जैसे दिन, तो दी अन्न कर दें तो दी का मीनिंग भी कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे हम दी प्लस में ना कर रहे हैं, इसका विखंडन कर रहे हैं, तो इसमें दी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना न का। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? यानी कि जिनका हम अगर खंड करें, विखंडन करें, तो उनका कोई अर्थ ना निकले, खंडित हुए शब्दों का कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, ये होते हैं हमारे रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ जाता है इसमें कि यौगिक शब्द का अर्थ है योग, यानी कि मेल से बना हुआ। किसके मेल से हुए? शब्दों के मेल से। ठीक है, शब्दों के मेल से बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जब उन शब्दों का हम विखंडन करेंगे, उनका खंड करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा? तो उनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र का अगर हम विखंडन करेंगे, जैसे हम संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है, समास के अंतर्गत भी आता है, राज का पुत्र, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है ना ये। तो देखो इसमें राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का भी मीनिंग होता है भाई जो शासन कर रहा है प्रजा के ऊपर। पुत्र का मीनिंग होता है बेटा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि दोनों शब्दों का, अगर हम दोनों जो शब्द हैं विखंडित होकर आए हैं, उनका भी अर्थ होगा। ये हमारे कौन से शब्द हो गए? यौगिक। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ होते तो यौगिक की तरह हैं, लेकिन वो अपना अर्थ किसी और तीसरे की ओर देते हैं, यानी कि उनका अर्थ खुद में नहीं होकर दूसरे की ओर इशारा करना होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, या पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो पीतांबर हम किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को तो कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? पीले वस्त्र धारण करने वाला है, पीले वस्त्र पहनने वाला। लेकिन किसकी ओर इशारा कर रहा है ये शब्द? भगवान कृष्ण की ओर। तो इसकी पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। जो शब्द यौगिक होता है परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ हो, ठीक है, जिनका विशेष अर्थ हो जाता है, ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जो इनका अर्थ निकलता है वो सामान्य ना होकर किसी और तीसरे की ओर इशारा करते हैं। और जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो इसके उदाहरण हैं। ठीक है, वो इसी के ही हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था। देखो रूढ़ में अगर हम शब्द का विखंडन करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पानी है और कुछ भी, आकाश है, घर है, इनको हम तोड़ेंगे, अगर उसमें तोड़ेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? दूसरा आ गया हमारा यौगिक। यौगिक में क्या है? दोनों शब्द, अगर शब्दों का विखंडन करेंगे तो जो 2 शब्द हमें मिलेंगे, 2 या 3 जो शब्द हमें मिलेंगे, विखंडित होकर उनके अपने अपने सार्थक अर्थ होंगे
वो अपने आप में पूर्ण होंगे, यानी कि उनका अर्थ होगा पूरा। ठीक है। और जो योग शब्द योग रूढ़ है, योग रूढ़ में क्या होता है कि ये इनका अर्थ तो होता है लेकिन इशारा तीसरे की ओर करते हैं। ठीक है। इनका जो अर्थ होता है वो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, तीसरे वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे जलज, अब जलज को हम अगर विखंडित करते हैं तो जल प्लस में ज मीन्स कहते हैं जन्मा या पैदा होना। तो जल में पैदा कौन होता है? कमल के लिए तो कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ कमल के लिए ही कहा जाएगा, किसी मछली के लिए नहीं कहा जाएगा। जलज हम कमल के लिए ही कहते हैं। तो जल में पैदा होना या जल में उपजा हुआ। ठीक है। तो आगे समझ में इतनी सी मेरी वीडियो थी, और आगे मैं हिंदी ग्रामर में आपको करवाऊंगी रूप या प्रयोग के आधार पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।